आमतौर पे ना जब हम क्रिकेट के इस सबसे छोटे और तेज फॉर्मेट की बात करते हैं, तो 200 रनों का जो आंकड़ा है, उसे एक तरह से जीत की गारंटी मान लिया जाता है। हाँ बिल्कुल, 200 रन बनाना कोई मजाक तो है नहीं। वही तो, किसी भी टीम के लिए 200 रन बनाना एक बहुत बड़ी बात होती है। और अगर स्कोर बोर्ड पे 243 रन टंग जाए, तो ऐसा लगता है कि भाई मुकाबला तो शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया है। है ना, एकदम सही कहा। कोई भी ये सोचेगा कि बस अब औपचारिकता बची है। हाँ, मतलब एक टीम ने रनों का इतना बड़ा पहाड़ खड़ा कर दिया कि दूसरी टीम बस मैदान में हारने के लिए उतरेगी। एक आम दर्शक तो यही सोचेगा कि इतने बड़े लक्ष्य के सामने कोई भी टीम ताश के पत्तों की तरफ बिखर जाएगी। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि एक टीम ने पूरे 243 रन बनाए, उनके बल्लेबाजों ने ऐतिहासिक प्रदर्शन किया, और फिर भी वो टीम मुकाबला हार गई। अरे बाप रे, ये सुनने में तो बिल्कुल किसी काल्पनिक कहानी जैसा लगता है। मतलब क्रिकेट के जो गणित है ना, और जो सदियों पुराने नियम है, उसमें ये समीकरण बिल्कुल फिट नहीं बैठता। बिल्कुल नहीं बैठता। इतिहास गवाह है कि जब भी किसी टीम ने इतना बड़ा आंकड़ा छुआ है, तो जीत लगभग पक्की ही होती है। इसलिए जब ऐसा कोई रिजल्ट आता है ना, तो वो खेल के जानकारों को और आम प्रशंसकों को भी सोचने पर मजबूर कर देता है। एकदम सच कहा आपने। और खासतौर पर जो लोग क्रिकेट से नए नए जुड़े, जी। उनके लिए तो ये किसी बड़े चमत्कार से कम नहीं है। क्योंकि नए फैंस अक्सर स्कोरबोर्ड देखकर ही हार जीत का अंदाजा लगा लेते हैं। हाँ, वो गहराई में नहीं जाते कि असल में मैदान पर क्या चल रहा है। सही कहा। तो आज के हमारे इस डीप डाइव का, या कह सकते हैं इस गहरे विश्लेषण का आधार जयकाल गेमिंग यूट्यूब चैनल की एक बेहद शानदार चर्चा है। वो चैनल जो क्रिकेट का काफी अच्छा विश्लेषण करता है। बीच जो बातचीत हुई ना, उसने इस पूरे मुकाबले के तकनीकी और दिमागी समीकरणों को एकदम खोल कर रख दिया है। अच्छा, तो आज हम उसी पर बात करने वाले हैं। जी बिल्कुल। हमारा आज का मिशन यही है कि हम आसान और थोड़े रोमांचक तरीके से ये समझाएं कि मुंबई इंडियंस और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच हुआ रनों का ये जो ऐतिहासिक चेज था, ये पीछा असल में तकनीकी और मानसिक रूप से कैसे मुमकिन हो पाया। ये वाकई बहुत दिलचस्प होने वाला है ना? चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। शुरुआत करते हैं मुंबई इंडियंस की पारी से। उन्होंने पहले बैटिंग की और अब एक ऐसा स्कोर खड़ा किया जिसे आमतौर पर अजेय माना जाता है। शुरुआत तो निश्चित रूप से वहीं से करनी होगी, क्योंकि देखिए, जब तक हम हैदराबाद के सामने खड़ी उस भारी भरकम चुनौती को नहीं समझेंगे ना, तब तक हम उनके पलटवार की अहमियत को पूरी तरह से नहीं आंक सकते। बिल्कुल सही बात है। मुंबई इंडियंस ने ना पहली ही गेंद से ये साफ कर दिया था कि वो सिर्फ एक सम्मानजनक स्कोर नहीं, बल्कि एक ऐसा स्कोर बनाना चाहते हैं जो सामने वाली टीम को डरा दे। आक्रामकता उनकी रणनीति में सबसे ऊपर थी। हाँ, और जेकाल गेमिंग चैनल के विश्लेषण के अनुसार भी मुंबई ने शुरू से ही एकदम अटैकिंग रुख अपनाया। और इस बेखौफ आक्रामकता के सबसे बड़े चेहरे कौन थे? रियान रिकल्स्टीन। अरे वाह, उनकी पारी तो वाकई कमाल की थी। कमाल मतलब उन्होंने मैदान के हर कोने में रन बनाए यार। सिर्फ 55 गेंदों में 123 रनों की तूफानी पारी। T20 में शतक लगाना ही बड़ी बात है, और वो भी सिर्फ 55 गेंदों में। और सिर्फ वही नहीं रुके, दूसरे छोर से भी तो लगातार हमले हो रहे थे। बिल्कुल। विल जैक्स ने भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने 46 रन जोड़े, और अंत में हार्दिक पांड्या ने भी 31 रनों की बहुत तेज पारी खेली। तो इन सब के मिला जुलाकर मुंबई ने 20 ओवर में 243 रन ठोक दिए। 243? ये आंकड़ा सुनकर ही पसीने छूट जाए। मोहिना, ये तो बिल्कुल वैसा है जैसे किसी वीडियो गेम में कोई ऐसा हाई स्कोर सेट कर दे जिसे देखकर ही सामने वाले प्लेयर का गेम खेलने का मन ही ना करे। मतलब स्क्रीन पर इतना बड़ा नंबर देखकर कोई भी मानसिक रूप से वहीं हार मान लेगा कि भाई ये तो इंसानी क्षमता के बाहर है। लेकिन मैं यहाँ आपसे थोड़ा असहमत होना चाहता हूँ। अच्छा, बताइए, आपकी असहमति किस बात को लेकर है? देखिए, मेरा सोचना यह है कि जब कोई टीम बोर्ड पर 243 रन लगा देती है, तो क्या बैटिंग करने वाली टीम, यानी इस केस में मुंबई इंडियंस, वो ड्रेसिंग रूम में एकदम रिलैक्स नहीं हो जाती? ऐसा लगता तो है। मतलब उनके बॉलर्स को तो ये सोचकर मैदान में उतरना चाहिए ना कि आज तो हमारे पास गलतियां करने की बहुत गुंजाइश है। अगर 1-2 ओवर में बहुत ज्यादा रन चले भी गए तो भी हारने का कोई खतरा नहीं है। तो क्या ये बड़ा स्कोर बॉलिंग टीम को एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक फायदा नहीं देता? यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि, और जिसका जिक्र कृष्ण सांखला और निकिता सैनी ने भी अपनी चर्चा में बहुत गहराई से किया है, वो ये है कि 243 रन सिर्फ एक मामूली नंबर नहीं है। तो फिर क्या है?
ये दोनों ही टीमों के लिए एक बहुत भारी मनोवैज्ञानिक दबाव यानी एक साइकोलॉजिकल बैरियर का काम करता है। आपका ये सोचना बहुत स्वाभाविक है कि बॉलर एकदम रिलैक्स हो जाते हैं, लेकिन असलियत इसके बिल्कुल उलट होती है। अरे वाकई, ऐसा कैसे? देखिए, जब कोई बॉलर इतने बड़े रनों के पहाड़ को बचाने उतरता है ना, तो वो एक बहुत अजीब सी स्थिति में फंस जाता है। वो एक तरह के ओवर कॉन्फिडेंस और आराम की मुद्रा के बीच झूलने लगता है। मतलब वो ये तय ही नहीं कर पाता कि उसे विकेट लेने के लिए अग्रेसिव बॉलिंग करनी है या सिर्फ रन रोकने के लिए डिफेंसिव बॉलिंग करनी है। अच्छा, ये तो बहुत ही उलझन वाली स्थिति हो गई। लेकिन इसका दूसरी टीम पर, मेरा मतलब है हैदराबाद पर, क्या असर होता है? दूसरी टीम पर इसका असर और भी ज्यादा खतरनाक होता है। ये स्कोर अक्सर चेज करने वाली टीम को ना मैदान पर कदम रखने से पहले ही मानसिक रूप से हरा देता है। हाँ, वो तो है। सोचिए, जब आपको 120 गेंदों में 244 रन बनाने हो, तो हर ओवर में रन बनाने का प्रेशर शुरू से ही 12-13 रनों के पार होता है। क्रिकेट का जो बेसिक नियम है ना कि भाई पहले कुछ गेंदें खेलो, पिच को समझो, वो सब खत्म हो जाता है। बिल्कुल, वहां तो सेट होने का कोई टाइम ही नहीं है। वही तो 243 का स्कोर चीख चीख कर कहता है कि आपके पास पिच को समझने का 1 सेकंड भी नहीं है। आपको पहली ही गेंद से बड़े शॉट मारने होंगे। और ये जो भयंकर दबाव है ना, ये दुनिया के बेहतरीन बल्लेबाजों को भी उनकी असली तकनीक से भटका देता है। तो मतलब मुंबई की टीम ये मानकर चल रही थी कि इस प्रेशर में आकर हैदराबाद के बल्लेबाज खुद ही गलतियां करेंगे। बिल्कुल, वो सोच रहे होंगे कि दबाव में जोखिम भरे शॉट खेलेंगे और ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएंगे। लेकिन असल में मैदान पर जो हुआ उसने तो सभी को चौंका दिया। यहां से हम इस चर्चा का रुख थोड़ा मोड़ते हैं। हाँ। और सनराइजर्स हैदराबाद के बल्लेबाजों के माइंडसेट पर आते हैं। जैसा आपने कहा कि सामने इतना बड़ा टारगेट हो तो टीमें बिखर जाती हैं। हर खिलाड़ी सोचता है कि पहली गेंद पर ही छक्का मार दूं और आउट हो जाता है। हाँ, अक्सर ऐसा ही होता है। लेकिन जे काल गेमिंग के उस विश्लेषण की माने तो इतना बड़ा टारगेट होने के बावजूद हैदराबाद के बैटर्स पूरी तरह से एक अलग ही सोच लेकर मैदान में उतरे थे। बिल्कुल, और उस सकारात्मक सोच की जो पहली झलक थी ना, वो हमें उनकी ओपनिंग पार्टनरशिप में ही देखने को मिल गई थी। अरे ट्रेविस हेड, उन्होंने जिस तरह की बैटिंग की वो तो मतलब अनबिलीवेबल था। सिर्फ 30 गेंदों में 76 रनों की एकदम विस्फोटक पारी। और सिर्फ हेड ही नहीं, अभिषेक शर्मा को मत भूलिए। हाँ, अभिषेक ने भी उनका पूरा साथ दिया और 45 रनों का बहुत ही अहम योगदान दिया। लेकिन मैं यहाँ फिर से एक सवाल खड़ा करना चाहूंगा। हाँ, पूछिए। आमतौर पर एक्सपर्ट्स यही सलाह देकर रहे कि इतने बड़े चेज में शुरुआत में विकेट बचाना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अगर पावर प्ले में ही विकेट गिर गए तो मिडिल ऑर्डर पर इतना प्रेशर आ जाएगा कि वो संभल ही नहीं पाएंगे। तो क्या हैदराबाद के ओपनर्स ने स्कोरबोर्ड के उस भारी दबाव को पूरी तरह इग्नोर कर दिया था? अगर हम इसे आज के क्रिकेट के बड़े नजरिए से देखें ना, तो इस T20 क्रिकेट में अब डिफेंस नाम की कोई चीज बची नहीं है। हाँ, ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा ने उस बड़े लक्ष्य को इग्नोर नहीं किया था, बल्कि उन्होंने उसी दबाव को अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया था। देखिए, जब सामने 243 रन हो तो धीमी शुरुआत करना असल में सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होती है। तो मतलब शुरुआत से ही मारना शुरू कर दो। बिल्कुल, अगर आप शुरुआती 2 ओवरों में संभल कर खेलते हैं और सिर्फ 10 रन बनाते हैं, तो बाकी बचे ओवरों में रिक्वायर्ड रन रेट 15-16 तक पहुंच जाता है। इसलिए शुरुआत से ही विपक्षी टीम के मेन बॉलर्स पर हावी होना ही जीतने का इकलौता तरीका है। तो इसका मतलब यह है कि आक्रामकता ही उनका सबसे सेफ डिफेंस थी। आपने बिल्कुल सही शब्दों में पकड़ लिया इसे। पुराने क्रिकेट में सिखाते थे कि विकेट बचाओ, बाद में रन बनेंगे। लेकिन आज का क्रिकेट कहता है कि अगर आपने शुरुआती 6 ओवरों में, जब फील्डिंग की पाबंदियां होती हैं, अगर तब तेजी से रन नहीं बटोरे तो आप मैच वहीं हार गए। सही बात है। ट्रेविस हेड ने जो 30 गेंदों में 76 रन बनाए, वो सिर्फ स्कोरबोर्ड के रन नहीं थे। उन रनों ने मुंबई के बॉलर्स के दिमाग की और उनकी बॉलिंग की जो लय थी ना, उसे पूरी तरह से तहस नहस कर दिया। जो बॉलर 243 रनों का कुशन लेकर उतरे थे, वो एकदम घबरा गए। लय बिगड़ने से आपका क्या मतलब है? एक बॉलर के लिए इसका क्या असर होता है मैदान पे? देखिए, बॉलिंग पूरी तरह से रिदम और कॉन्फिडेंस का खेल है। जब एक बॉलर अपने पहले ही ओवर में 15 या 20 रन खा लेता है ना, तो चाहे टीम ने कितना भी बड़ा स्कोर बनाया हो, उसका अपना कॉन्फिडेंस हिल जाता है। हाँ, वो तो सोचेगा कि अगले ओवर में भी पिटूंगा। बिल्कुल, उसके दिमाग में एक डर बैठ जाता है कि अगली गेंद पर भी छक्का पड़ेगा, और इस डर की वजह से वो अपनी तय की हुई जगह पर गेंद ही नहीं डाल पाता। या तो वो गेंद को बहुत पीछे यानी शॉर्ट पिच गिराने लगता है, या फिर घबराहट में सीधे बल्लेबाजों के पैरों पर यॉर्कर डालने के चक्कर में फुल टॉस दे बैठता है।
ये खेल को देखने का बहुत ही शानदार तकनीकी नजरिया है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि हैदराबाद के बल्लेबाजों ने मुंबई का वो जो शुरुआती दिमागी फायदा था उसे पहले 6 ओवरों में ही खत्म कर दिया। एकदम खत्म कर दिया। उन्होंने अपनी बैटिंग से मुंबई को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि अरे रुको, मैच हमारी मुट्ठी में नहीं है और ये 243 का स्कोर भी सेफ नहीं है। बिल्कुल। और जैसा मैंने कहा कि जब कोई खिलाड़ी दबाव में आता है तो वो अपनी सटीकता खो देता है। ट्रेविस और अभिषेक ने बस इसी भटकाव का इंतजार किया। उन्होंने एक साथ पूरे 244 रनों के पहाड़ को देखा ही नहीं। अच्छा, तो उन्होंने चेस को कैसा प्लान किया? तुम्हें बांट लिया। मतलब उन्होंने बस ये देखा कि इस एक ओवर में किस कमजोर बॉलर को टारगेट करना है और कैसे 15 रन निकालने हैं। इसे ही कहते हैं लक्ष्य को छोटे हिस्सों में बांटना। और इसमें कोई शक नहीं कि उनकी ये रणनीति पूरी तरह काम कर गई। हैदराबाद को एक बहुत ही तगड़ी शुरुआत मिल गई। लेकिन हम सब जानते हैं कि अच्छी शुरुआत के बाद सबसे बड़ी चुनौती होती है उसे फिनिश करना। हाँ, फिनिश लाइन क्रॉस करना सबसे मुश्किल होता है। बिल्कुल। क्रिकेट के इतिहास में ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जहां टीमें 15 ओवर तक आराम से जीत रही होती हैं और फिर कुछ ऐसा होता है कि जीती हुई बाजी हार जाती है। यहाँ कहानी वाकई दिलचस्प हो जाती है। डेथ ओवर्स की बात कर रहे हैं आप? जी हाँ, क्योंकि अब हम मैच के सबसे निर्णायक हिस्से की ओर बढ़ रहे हैं। पारी के आखिरी 4-5 ओवर। जे काल गेमिंग चैनल के मुताबिक यहाँ हैदराबाद के फिनिशर्स ने अपना काम बेहतरीन तरीके से किया, जबकि मुंबई के अनुभवी बॉलर दबाव में एकदम लड़खड़ा गए। ये डेथ ओवर्स ना किसी भी T20 मैच की जान होते हैं। यही असली परीक्षा होती है खिलाड़ियों की। सही कहा। तो अगर हम सोर्सेस की माने तो इस नाजुक मोड़ पर हेनरिक क्लासन ने अपना पूरा अनुभव दिखाया। उन्होंने 65 रनों की बहुत ही शांत और समझदारी वाली नाबाद पारी खेली। वो बिना सोचे समझे बल्ला नहीं घुमा रहे थे। बिल्कुल नहीं, वो गेम को कंट्रोल कर रहे थे। लेकिन इस पूरी कहानी में असली चमत्कार तो एस अरोड़ा ने किया। अरे हाँ, वो कैमियो तो गजब था। गजब से भी ऊपर। बिल्कुल अंत में आकर सिर्फ 10 गेंदों में 30 रनों की ऐसी तूफानी पारी खेली कि सब हैरान रह गए। 10 गेंदों में 30 रन। और इसका नतीजा क्या हुआ? हैदराबाद ने 243 का वो नामुमकिन सा टारगेट सिर्फ 18.4 ओवर में ही हासिल कर लिया। ये आंकड़ा ही सब कुछ बयान कर देता है। सोचिए, उन्होंने 249 रन बना दिए, वो भी 6 विकेट हाथ में रखकर। 18.4 ओवर का मतलब है कि जीत के बाद भी उनके पास पूरी 8 गेंदें बाकी थी। 8 गेंदें? इतने बड़े लक्ष्य को 8 गेंदें पहले हासिल कर लेना, ये साफ दिखाता है कि मुंबई के बॉलिंग की रणनीति पूरी तरह फेल हो गई थी। मुझे यहाँ ना एक बहुत ही अलग सा उदाहरण याद आ रहा है। बताइए। ये कुछ ऐसा है जैसे मान लीजिए पानी का कोई बहुत मजबूत पाइप है। शुरुआत में तो वो ठीक काम कर रहा है, लेकिन जब पीछे से पानी का प्रेशर अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ा दिया जाए तो वो प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर पाता और फट जाता है। क्या मुंबई के बॉलर्स के साथ भी ठीक ऐसा ही हुआ? ये बहुत ही सटीक तुलना है। खेल के विज्ञान में इसे कहते हैं तकनीक का बिखर जाना। और ये एक बहुत अहम सवाल खड़ा करता है कि इतने दबाव में आकर दुनिया के बेस्ट बॉलर भी अपनी लाइन और लेंथ कैसे भूल जाते हैं। हाँ, मतलब हम तो यही सोचते हैं ना कि इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, मशीनों की तरह हैं जो कभी गलती नहीं करेंगे। पर असलियत में वो भी इंसान ही है और प्रेशर का उनके शरीर और दिमाग पर बहुत गहरा असर पड़ता है। तो एक आम फैन को समझाने के लिए उस नाजुक मोड़ पर उन बॉलर्स के पूरी तरह से बिखर जाने के पीछे की असली तकनीकी या मानसिक वजह क्या थी? उस वक्त उनके दिमाग में क्या चल रहा होता है? इसे ऐसे समझिए, जब बैटिंग करने वाली टीम को हर हाल में बाउंड्री चाहिए, जैसा क्लासन और अरोड़ा कर रहे थे, तो बॉलर के पास गलती करने की कोई गुंजाइश नहीं बचती। जीरो मार्जिन फॉर एरर। एकदम। अगर बॉलर ने 1 इंच भी गेंद इधर उधर की तो वो सीधे छक्के के लिए जाएगी। इस भयंकर डर और दबाव में ना बॉलर का दिमाग एक ही जगह अटक जाता है। मनोविज्ञान में इसे एक ऐसी स्थिति कहते हैं जहां इंसान को आसपास का कुछ दिखाई नहीं देता, बस वो एक ही नेगेटिव चीज पर फोकस करने लगता है। एक ही चीज पर फोकस मतलब क्या? उन्हें मैदान पर फील्डर्स या बैट्समैन की कमजोरियां दिखना बंद हो जाती हैं। बिल्कुल सही। उस घबराहट में बॉलर का दिमाग विकेट लेने के बारे में सोचता ही नहीं है। उनका पूरा शरीर डिफेंसिव हो जाता है और वे सिर्फ ये सोचते हैं कि बस किसी तरह छक्का न पड़े। तो बॉडी काम करना बंद कर देती है। हाँ, शरीर की मांसपेशियां एकदम टाइट हो जाती हैं, गेंद को पकड़ने की ग्रिप जरूरत से ज्यादा सख्त हो जाती है
और इसी वजह से गेंद हाथ से सही टाइम पर छूट ही नहीं पाती। ओ, तो इसीलिए यॉर्कर फुल टॉस बन जाती है। वही तो, बॉलर यॉर्कर डालने की कोशिश करता है, लेकिन घबराहट में गेंद बैट्समैन की कमर तक आ जाती है, जिसे मारना बहुत आसान है। एस अरोड़ा का 10 गेंदों में 30 रन बनाना कोई तुक्का नहीं था। तो उन्होंने इसी घबराहट का फायदा उठाया। बिल्कुल, उन्होंने बहुत ही चतुराई से मुंबई के बॉलर्स के इसी डरे हुए माइंडसेट का फायदा उठाया। तो ये सिर्फ सनराइजर्स की बैटिंग की जीत नहीं थी, बल्कि ये दबाव में मुंबई के बॉलर्स के हथियार डाल देने की भी कहानी थी। ये पूरा विश्लेषण सुनकर तो ऐसा लगता है कि 243 रनों को बचाना कोई बैट और बॉल की लड़ाई थी ही नहीं, बल्कि ये तो पूरी तरह से एक मानसिक युद्ध था। 100% ये एक मेंटल बैटल ही था। और मुंबई के बॉलर अपने ही दिमाग के जाल में फंसकर हार गए। जयकाल गेमिंग चैनल ने भी इसी बात पर सबसे ज्यादा जोर दिया है कि मुंबई की बॉलिंग का डेथ ओवर्स में दबाव के आगे घुटने टेक देना ही इस रिजल्ट की सबसे बड़ी वजह बनी। हाँ, जब कोई टीम 8 गेंदे बाकी रहते 244 रन चेस कर ले, तो साफ है कि आपकी प्लानिंग में बहुत बड़ी कमी थी। और इस पूरी चर्चा में हमें हेनरिक क्लासन की वो शांत और सूझबूझ वाली पारी को कतई नहीं भूलना चाहिए। बिल्कुल नहीं, उनका रोल बहुत क्रूशल था। जब दूसरे छोर पर अरोड़ा इतनी तेजी से रन बना रहे थे और पूरा माहौल एकदम टेंस था, तो एक सीनियर प्लेयर का काम होता है कि वो क्रीज पर शांति बनाए रखे। क्लासन के वो 65 रन ना उस पूरे तूफान के बीच एक मजबूत लंगर का काम कर रहे थे। उन्होंने ये पक्का किया कि टीम टारगेट से भटके नहीं। तो इस पूरी डीप डाइव को समेटते हुए हम ये कह सकते हैं कि ये मैच इस बात का बहुत बड़ा सबूत है कि आज के क्रिकेट में 243 रन बनाने के बाद भी आप हार सकते हैं। सही बात है, खेल जब तक आखिरी गेंद ना फेंकी जाए खत्म नहीं होता। जयकाल गेमिंग के एनालिस्ट्स का वो पॉइंट एकदम सटीक बैठता है कि सनराइजर्स की अनस्टॉपेबल बैटिंग और मुंबई की बॉलिंग का प्रेशर में बिखर जाना ही इस ऐतिहासिक नतीजे का कारण रहे। और सच कहूं तो यही इस खेल का असली रोमांच है। जो स्कोर कल तक अजेय थे, आज युवा खिलाड़ी निडर होकर उन्हें हासिल कर रहे हैं। तो इन सब का आखिर मतलब क्या है? मतलब यही कि क्रिकेट बहुत तेजी से बदल रहा है। हाँ, हमने आज समझा कि 243 रन भी अब सेफ नहीं है। खिलाड़ियों की फिटनेस बेहतर हो रही है, बैट की क्वालिटी बढ़ रही है और माइंडसेट एकदम निडर हो गया। कुल मिलाकर ये खेल अब पूरी तरह से बल्लेबाजों के फेवर में झुकता जा रहा है। ये स्थिति ना खेल के पंडितों को ये सोचने पर मजबूर करती है कि इस शानदार खेल का फ्यूचर आखिर किस दिशा में जा रहा है। ये एकदम सही सवाल है और इसी विचार के साथ हम अपने सभी सुनने वालों के लिए एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ना चाहिए। क्या सवाल है? जरा सोचिए, अगर आज के इस फास्ट पेस क्रिकेट में 243 रनों का विशाल स्कोर भी सेफ नहीं है, तो फ्यूचर में बॉलर्स के अस्तित्व को बचाने के लिए क्या होने वाला है? ये तो वाकई सोचने वाली बात है। क्या क्रिकेट के बेसिक नियमों में कोई बड़ा बदलाव किया जाएगा? क्या बाउंड्रीज की लंबाई बढ़ाई जाएगी या पिचों में कोई ऐसा बदलाव होगा जिससे बॉलर्स को मदद मिल सके? या फिर क्या हम धीरे धीरे एक ऐसे युग में आ चुके हैं जहां बॉलर्स सिर्फ एक बॉलिंग मशीन बनकर रह गए हैं, जिनका काम बस बल्लेबाजों के बड़े शॉट्स लगाने का एक जरिया बनना रह गया है? बिल्कुल। इस गहरे सवाल के साथ हम आज की इस विस्तृत और रोचक चर्चा को यहीं खत्म करते हैं। इस पे जरूर सोचिएगा।